हम क्रिस्टीना के केस का ज़िक्र कर रहे थे। क्रिस्टीना जिसने नए काम की शुरुआत की थी, लेकिन वो जल्दी ही कुछ ही महीनों में दोबारा ब्रायन विस के पास आई, क्योंकि जो उसका बिज़नेस था वो बहुत डामाडोल था और उस पे इतना पैसा लग चुका था कि उसे अपने बच्चियों को भी प्राइवेट स्कूल से निकलवा के गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। उसे पैसे अपने बिज़नेस के लिए चाहिए थे। तो जो इस तरह के उसके हालात चल रहे थे, वो इस चिंता में थी कि अगर उसका बिज़नेस नहीं चला, जो कि शुरुआत में नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी उसके अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए थे, तो इन सब परिस्थितियों से घबराई हुई थी क्रिस्टीना, और उसे डर था कि कहीं ऐसे हालातों में उसे दोबारा अपने पिता की शरण तो नहीं लेनी पड़ेगी। अगर पैसे की तंगी इसी तरह बनी रही तो हो सकता है उसे अपने पिता के शरण में वापस जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात थी। बेशक क्रिस्टीना को फाइनेंशियल मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा था, इसके बावजूद उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। इसके बावजूद वो शांत थी। उसकी जो सांस की प्रॉब्लम थी वो लगभग ठीक हो चुकी थी। वो आसानी से सांस ले रही थी। उसकी आंखों के नीचे जो काले घेरे थे वो ख़त्म हो चुके थे। यानी कि बेशक फाइनेंशियल क्राइसिस हो, लेकिन फिर भी वो शांत थी और खुश थी। उसने आगे ब्रायन विस से कहा, मुझे प्यार हो गया है। अब ब्रायन विस हैरान थे। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब क्रिस्टीना आई थी तो उसे एक तरह से सभी पुरुषों से नफ़रत जैसी थी। मतलब नफ़रत नहीं कह सकते, लेकिन वो हर पुरुष के प्रति एक गुस्से का भाव रखती थी, क्योंकि पति से भी नहीं बनी, भाई भी उसके एक तरह से उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, उसको दूसरे दर्जे पर रखा जाता था, पिता द्वारा भी पूरा प्यार नहीं मिला। तो सारी परिस्थितियाँ इस तरह की थी, तो इस वजह से उसके मन में पुरुषों के प्रति एक गुस्से ने घर किया हुआ था। लेकिन अब की बार कुछ बात अलग थी। क्रिस्टीना की आंखों में वो चमक थी जिससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो प्रेम में पड़ी हुई है। चेहरे पे एक खुशी थी, आंखों में एक चमक थी। जब ब्रायन विस ने उससे कहा कि अच्छा मुझे उनके बारे में बताओ, जो उसका प्रेमी है उसके विषय में बताओ, तो उसने बताया कि उसका नाम रिकार्डो है और वो लाजवाब है, वाकई लाजवाब है। उसकी और रिकार्डो की मुलाकात एक रीडिंग ग्रुप में हुई थी और उन दोनों का ही सेम टेस्ट था। उन दोनों को ही डैन किंगज़ोट के लेखन बहुत पसंद थे। वो एक पायलट था और वहाँ से लैटिन अमेरिका के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती थी उनके लिए कार्य किया करता था। यहाँ तक कि पालो, जहाँ पर पहले क्रिस्टीना कभी रहा करती थी, वो उस गली को भी जानता था जहाँ क्रिस्टीना रहा करती थी। वो स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाएं भी बहुत अच्छी बोल लेता था। यहाँ तक कि उसने क्रिस्टीना को ये भी बताया कि उसने ब्रायन विस की कोई पुस्तक पढ़ी हुई है। वो मैनी लाइफ मैनी मास्टर की बात कर रहे थे, जिसमें आगे उसने कहा कि आपने अपने एक मरीज़ के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको उस बुक में शेयर किया है। उसका उसने पुर्तगाली अनुवाद पढ़ा है, क्योंकि अंग्रेज़ी अनुवाद उस वक्त अवेलेबल उसके पास नहीं था। आगे उसने कहा कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसे इन सब बातों पर जरा भी विश्वास है। आपको बुरा तो नहीं लगा? ब्रायन विस का जवाब था, हरगिज़ नहीं। मैं खुश हूँ कि आप खुश हैं, लेकिन मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि आप वाकई प्रेम में हैं। अब क्रिस्टीना के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि मतलब ब्रायन विस उसके मन की बात समझ रहे हैं। उसने कहा कि मैं खुद भी हैरान हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात क्रिस्टीना ने कही, इस बात पर गौर कीजिएगा जो उसने कहा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जो कुछ भी उसने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में देखा, उसका निचोड़ ये था कि पाप तो उससे भी हुआ। वो भी तो नफ़रत करती रही अपने पिता से, जिस भी रूप में वो उसके सामने आए। उसने भी तो उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। उन्हें माफ़ ना करना, उनसे सख्त नफ़रत रखना, यही तो वजह बना जन्म दर जन्म इसी कड़ी के जुड़ते चले जाने की। अब यहाँ क्रिस्टीना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उसने कहा कि जिस पल, जिस सेकंड, जिस घड़ी उसके मन में जो ऐसी गांठ बंधी हुई थी पुरुषों के प्रति, नफ़रत की जो एक गांठ थी,
अपने पिता के प्रति नफ़रत की जो गांठ थी, जैसे ही वो नफ़रत हवा हुई वैसे ही उसके जीवन में रिकार्डो का आगमन हुआ, यानी एक पुरुष प्रेम का आगमन हुआ जिसकी वो चाहत रखती थी। तब तक नहीं हुआ जब तक उसे पुरुषों के से शिकायतें थी, पुरुषों से नफ़रत थी, पिता से नफ़रत थी, तब तक नहीं हुआ। जैसे ही नफ़रत ख़त्म हुई वैसे ही इस चीज़ का आगमन हुआ। अगर हम ध्यान देंगे तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में जब चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कब कहाँ कौन सी चीज़ हमें मिलती है, तो उसका मिलने के लिए जगह पहले तैयार होती है। आप किसी चीज़ को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकते हैं तब किसी चीज़ की एंट्री होती है, और जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर नहीं फेंकते तो उस चीज़ की एंट्री नहीं होती जो आप चाहते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उसने पुरुषों के प्रति अपनी नफ़रत को ख़त्म किया, अपने पिता के प्रति अपनी नफ़रत को ख़त्म किया, एक स्पेस तैयार हुआ मन में, और वहाँ रिकार्डो का आगमन हुआ, एक पुरुष प्रेम का आगमन हुआ जिसकी उसे चाहत थी। और अब उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी डॉक्टर विज कि जब मैं रिकार्डो की तरफ देखती हूँ बहुत गौर से, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसमें अपनी ही आत्मा की झलक नज़र आ रही है। मैं वही देख रही हूँ। मुझे लगता है कि वो तो मैं हूँ, मुझे पता है कि वो मैं ही हूँ, मुझे ऐसे लगता है। ये लफ्ज़ सुनने के बाद मुझे तो यकीन है कि क्रिस्टीना की मुलाकात अपने जुड़वा सोल से हुई है, इसीलिए उसे उसकी तरफ देखकर ऐसे लगता है कि ये तो मैं ही हूँ। और इस पर ब्रैनविज ने भी उसे यही समझाया कि जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है तो किस प्रकार से वो एक ही आत्मा दो टुकड़ों में अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती है। और इसीलिए जो ये एहसास उसे हो रहा है, ये एहसास कोई असामान्य एहसास नहीं है, ये कोई पागलपन वाला एहसास नहीं है। अपनी जुड़वा आत्मा से मुलाकात होने पर ऐसा एहसास होना स्वाभाविक है। आगे ब्रैनविज ने एक बहुत ख़ास बात क्रिस्टीना से कही। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी और रिकार्डो की स्वतंत्र कर्म, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छाएं ये तय करेंगी कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको इस सारे ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, लेकिन इसमें ढेर सारी बातें समाई हुई हैं, एक नहीं कई जानकारी समाई हुई हैं। सबसे पहले कि जब तक हम किसी भी चीज़ को अपने जीवन से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ की जगह हमारे जीवन में नहीं बनेगी। दूसरा, किस प्रकार से क्रिस्टीना की मुलाकात उसके जुड़वा सोल से हुई और उससे मुलाकात पर कैसा एहसास हुआ। और तीसरा, किस तरीके से हमारी स्वतंत्र इच्छाएं हमारे भविष्य के रुख को बदल देती हैं, क्योंकि अभी भी जो कुछ होगा वो जो रिकार्डो की और क्रिस्टीना की स्वतंत्र इच्छा है उसके आधार पर ही उनका भविष्य का निर्धारण होगा। तो ये बहुत विशेष जो जानकारी का निचोड़ है यहाँ पर। लेकिन खैर, ये तो उसके जीवन की बात थी। एक सवाल तो अभी भी वैसे का वैसा था, वो ये कि उसके बिज़नेस का क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। साथ ही मैं काफ़ी समय से कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं जिसमें सभी ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें सीरीज़ वाइज वीडियोस नहीं मिलती हैं। तो वैसे तो प्लेलिस्ट में मैंने सीरियल वाइज ही अपलोड किए हैं वीडियोस, और सीरियल वाइज ही हैं और सही नंबर डाले गए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो सामने नहीं आ पा रही हैं और सभी को ये शिकायत है कि सीरियल वाइज हमें नहीं मिल पा रही हैं वीडियोस। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं टाइटल बड़ा कर देती हूँ तो इस वजह से जो नंबरिंग होती है वो लास्ट में लिखती हूँ, तो इस वजह से वो सामने नहीं आ पाती। इसलिए अब जो भी मेरी चाहे पाथ ऑफ पीस हो चाहे पाथ ऑफ हैप्पीनेस हो, जो आने वाली कड़ियाँ होंगी, पिछली कड़ियों में तो अब मैं सुधार नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं किस किस में सुधार करूँगी, लेकिन जो आगे आने वाली कड़ियाँ हैं उनमें मैं कोशिश करूँगी कि याद से जो नंबरिंग है वो मैं टाइटल की शुरुआत में करूं ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो।
वैसे पता नहीं क्या बात है, क्योंकि मेरे सामने तो जब मैं चैनल खोलती हूँ तो वो सही नंबरिंग में ही मेरे सामने आती हैं वीडियोस। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।